विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा उन राजस्व निर्धारण प्रणालियों के बारे में जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में अपना राज्य कायम करने के बाद लागू किया। विद्यार्थियों, चूंकि अंग्रेज इस देश की अर्थव्यवस्था के और कर निर्धारण व्यवस्था के विविध पहलुओं से अपरिचित थे, इसलिए शुरुआती दौर के अंदर उन्होंने राजस्व निर्धारण की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली यानी जमींदारी व्यवस्था को लागू करना उत्तम समझा, क्योंकि उनकी नज़र में यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को प्राप्त होने वाली एक निश्चित आय पहले से तय हो गई और साथ ही साथ उन्हें कर वसूली और कर संग्रह से जुड़े हुए मुद्दों में अपनी ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं थी और वह उन कार्मिकों को किसी दूसरी जगह काम ले सकते थे। लेकिन विद्यार्थियों, जैसे जैसे समय बीतता गया और ब्रिटिश सरकार को ये महसूस हुआ कि उन्हें भूमि की उपज में होने वाले सुधार के परिणाम स्वरूप भू उत्पादन में जो बढ़ोतरी हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप उनकी रेवेन्यू या आय में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वह नहीं हो पाई, तो इस स्थिति में उन्होंने राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणालियों पर विचार किया। विद्यार्थियों, राजस्व निर्धारण की कुल 3 प्रणालियां उस दौर के अंदर मौजूद थी। पहली थी स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जमींदार को जमीन का मालिक माना गया और उसी के साथ समझौता किया गया और कर देने के लिए उसको जिम्मेदार माना गया। और स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ये तय किया गया कि जब तक जमींदार नियमित रूप से कर चुका रहा है तब तक उसे उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसके अंतर्गत जमींदार के स्थान पर ग्राम सभाओं को या कई लोगों के समूह को, जिन्होंने उसे कि महल का नाम दिया गया, उस महल को कर चुकाने के लिए जिम्मेदार माना गया। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से किसान की भी जिम्मेदारी थी कि वह कर चुकाने के लिए जिम्मेदार रहे। विद्यार्थियों, तीसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। इससे पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपसे बात की थी जमींदारी व्यवस्था के बारे में, स्थायी बंदोबस्त के बारे में और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। और विद्यार्थियों, मैंने आपको यह बताया था कि कुल भूमि का 19% भाग महलवाड़ी अपने स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लाया गया और 30% भाग महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लागू किया गया। शेष 51% जमीन को रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लागू किया गया। विद्यार्थियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य तौर पर बॉम्बे और मद्रास और यूपी के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। आइए हम इस व्यवस्था के पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रैयत क्या है। रैयत का अर्थ होता किसान, रैयत का अर्थ होता काश्तकार। विद्यार्थियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने इस बार न तो जमींदारों को बीच में रखा, न महल को रखा, बल्कि सीधा रैयत के साथ पंजीकृत किसान के साथ समझौता किया गया। पंजीकृत किसान को ही जमीन का मालिक माना गया और उसे जमीन का पट्टा दिया गया। पंजीकृत किसान को इस बात का हक था कि वह जमीन को चाहे खुद खेती करे, चाहे उसे सबलेट कर देवे या आगे उसे गिरवी रख देवे, लेकिन कर देने की जिम्मेदारी उसकी थी और जब तक वह नियमित रूप से कर चुका रहा है तब तक उसे उसकी ज़मीन से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यह व्यवस्था विद्यार्थियों मोटे तौर पर हम देख रहे हैं कि मद्रास और बम्बई में। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें कि मद्रास में इस व्यवस्था का स्वरूप क्या था। विद्यार्थियों, मद्रास में इस व्यवस्था की शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु हमें 1792 में देखने को मिलता है, जब 12 मील के जिले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आए और उस वक्त कैप्टन रीड ने थॉमस मुनरो की मदद से रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया और कुल लगान भूभाटक का लगभग 50% तय किया गया, जो विद्यार्थियों काफ़ी हद तक ज़्यादा था। इसका परिणाम ये हुआ कि किसान का शोषण हुआ और किसान को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस मुनरो, जो खुद 1820 से लेकर 1827 तक मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, उसने इस व्यवस्था का अध्ययन किया और इस व्यवस्था के कई पहलुओं को उसने अनुचित माना और इसने इस बार कर की जो दर थी, किसानों से ली जाने वाली कर की दर थी, वो 33% निश्चित की। विद्यार्थियों, इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि 33% की दर काफ़ी ज़्यादा थी और इसके कारण किसानों में काफ़ी असंतोष हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि किसान इस बार उलझ गया
चंगुल में फंस गया शाहूकार के, जो कि चेटी कहलाते थे। इन चेटी या आगे चलकर सेठी भी कहलाए, इन चेटियों या सेठियों के चंगुल में फंसकर किसान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और स्थिति तब ज़्यादा विकट हो गई जबकि हम ये देख रहे हैं कि जो लगान तय किया गया था वह लगान नगद में देना पड़ता था, कैश में देना पड़ता था, और इसका उपज के वास्तविक मूल्य और बाजार मूल्य से कोई संबंध नहीं था। और इसके साथ साथ हमें देख रहे हैं कि किसान से कर वसूली के जो तरीके अपनाए गए थे इस दौर के अंदर, वो काफ़ी यातना भरे तरीके थे। जैसे कि किसान को खाना नहीं देना, जैसे कि किसान को शौच के लिए नहीं जाने देना, किसान के घुटनों के नीचे ईंट रख देना। तो इस प्रकार की यातनाएं दी गई और इन तरीकों के बारे में ब्रिटिश संसद में कई बार सवाल भी उठे। तो इन व्यवस्था को सुधारने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी कर की दरें काफ़ी ज़्यादा थी, जो किसानों के असंतोष का कारण बने। विद्यार्थियों, अगर हम 1857 की क्रांति के बारे में, कारणों के बारे में विवेचन करेंगे, तो मैंने आपसे आर्थिक कारणों के बारे में चर्चा की थी। तो इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ब्रिटिश भू राजस्व प्रणालियाँ, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे महलवाड़ी हो, चाहे आपके रैयतवाड़ी हो, इस सब में अल्टीमेट लोड किसान के ऊपर बढ़ रहा है और यह उनके असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि 1857 की बगावत में बड़े पैमाने पर किसान भी क्रांतिकारियों के साथ थे। तो यह इस विद्रोह का एक आर्थिक कारणों से जुड़ा पहलू था, जो इन राजस्व निर्धारण प्रणाली से जुड़ा हुआ था। इसी प्रकार जब हम मद्रास में बात करते हैं तो विद्यार्थी, बॉम्बे में व्यवस्था में बात करते हैं तो बम्बई में हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जिन लोगों को जुड़ा हुआ पाते हैं, तो उनमें हमारे पास जो सबसे पहला नाम आता है वह नाम था एल्फिंस्टन का। विद्यार्थियों, एल्फिंस्टन ने 1819 में एक रिपोर्ट पेश की थी 1920 में, और उसमें पेशवाई क्षेत्रों से प्राप्त जो क्षेत्र थे, इलाके थे, उनका अध्ययन किया गया। और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मराठा व्यवस्था के अंतर्गत हमें दो तत्व देखने को मिल रहे भू राजस्व व्यवस्था में। पहला तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि ग्राम सभाएं, जो एक स्वायत्त शासी संस्था या ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और दूसरा, हमें मराठी मिरासदारों की भूत रीति, लैंड टेन्योर होल्डर के रूप में भी हमें इनका उल्लेख मिल रहा है। और ये एक प्रकार से स्वतंत्र किसान थे, और ये मिरासदार जब तक नियमित रूप से भूमि कर चुका रहे तब तक इन्हें इनकी ज़मीन से वंचित नहीं किया जा सकता था। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट चैपलिन ने भी पेश की, जो करों की दर के बारे में तय थी। और तीसरी रिपोर्ट प्रिंगल ने पेश की थी, जिसमें उन्होंने भू राजस्व की दर लगभग 55% रखने की बात की थी। विद्यार्थियों, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा दर थी। तो इसके बाद धीरे धीरे इस व्यवस्था के अंतर्गत काफ़ी सुधार करने का भी काम किया गया और इस व्यवस्था के कई पहलुओं को जानने की कोशिश की गई। लेकिन अल्टीमेटली जितने भी पहलू थे, अगर हम उन सबका अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि ये सारे के सारे किसानों के शोषण का जरिया थे। किसानों की स्थिति कभी भी मजबूत नहीं हो सकी, और ऐसी स्थिति में हम करीबन यहाँ पर इन चीज़ों को हम देख रहे हैं, जो कि किसानों के शोषण के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी। तो ये थी रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि किसान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ लादा गया, किसान के साथ समझौता किया गया। भले ही किसान को ज़मीन का स्वामी माना गया हो, लेकिन फिर भी उससे जो कर वसूल किया गया विद्यार्थियों पर, कर काफ़ी ज़्यादा था। तो यह किसान के असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो विद्यार्थियों, अभी इससे पहले की 3 कक्षाओं में मैंने आपसे राजस्व निर्धारण की तीनों प्रणालियों के बारे में, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी के बारे में चर्चा की। स्थायी बंदोबस्त में जहाँ जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया, वहीं महलवाड़ी में महल को ग्राम समूह को माना गया, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयत या किसान को भूमि का स्वामी मान के उसको जमीन का पट्टा दिया गया। विद्यार्थियों, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित ये जितनी भी व्यवस्था थी, इन सब का मकसद था हिंदुस्तान से आर्थिक संसाधनों का उत्पादन और वितरण के संसाधनों का प्रवाह किस तरफ से इंग्लैंड की तरफ हो। इसीलिए प्रोफेसर जॉन सुलिवन ने, जो हिस्टोरियन भी थे अच्छे खासे, तो जॉन सुलिवन का एक कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भारत में ब्रिटिश आर्थिक चरित्र को समझने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कहा है कि अवर सिस्टम, यानी ब्रिटिश आर्थिक तंत्र एक स्पंज की भांति काम करता है, जो गंगा किनारे की उपजाऊ वस्तुओं को सोख कर इंग्लैंड में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देता है। तो स्पंज पानी को सोख कर कहीं भी ले जा सकता है। तो यहाँ पर भी उत्पादन और वितरण के संसाधनों का शोषण करके, यहाँ से आर्थिक संसाधनों को एब्जॉर्ब करके इसका प्रयोग इंग्लैंड के बाजारों को मजबूत करने के लिए किया जाता था। और यही कारण है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। यह राजस्व निर्धारण प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त रेवेन्यू
रेवेन्यू था, जिसने कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तेज किया। विद्यार्थियों, इससे आगे जब मैं आपसे बात करूंगा धन निष्कासन की प्रणालियों के बारे में, तो मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से भारत के धन का प्रवाह बाहर जाया करता था। और यह भारत जो किसी समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब यह निर्धन लोगों का, गरीब लोगों का देश ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण बन गया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने आपको जो जानकारी दी, आप इसको गहनता से समझें, इसका अध्ययन करें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।